प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। पीएम ने कहा, डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर हो रहे हैं पैदा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की करेंगे अध्यक्षता। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह आज जाएंगे गुजरात। श्री जगन्नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। अमित शाह उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। किशिदा ने कहा, सहयोगियों को चीन की चुनौतियों से मिलकर करना होगा मुकाबला। बाइडेन ने जापान की सुरक्षा का किया पुरजोर समर्थन। राउरकेला में एफआईएच हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीता। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ एक बहुत ही अहम बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल हालात के बीच भारत के विकास और आर्थिक सामर्थ्य पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उपजे हालात की वजह से पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाने पर जोर दिया। पीएम ने डिजिटल क्षेत्र में देश की सफलता को सराहा। उन्होंने देश भर में वित्त तकनीक को तेजी से अपनाए जाने की भी तारीफ की। पीएम ने भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में कुल 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों के साथ विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री कार्यक्रम में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही नीति घाटी में स्थित गमशाली तक एक कार अभियान को हरी झंडी दिखाकर भारतीय सेना और CLW ग्लोबल की संयुक्त साहसिक खेल पहल सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च बलिदान और उनकी समर्पित सेवा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड युद्ध स्मारक ट्रस्ट द्वारा विकसित शौर्य स्थल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस आयोजन के दौरान पूर्व सैनिकों को पदक, स्मारिका, मान्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पहला सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवा से निवृत्त हुए थे। KM करियप्पा ने 1947 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। यह दिवस हमारे सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों को समर्पित होता है। और 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के मौके पर CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। just
राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल आयोजित की गई। जवानों ने पूरे उत्साह के साथ रिहर्सल में हिस्सा लिया। ठंड के बीच जवानों की रिहर्सल का शानदार नजारा देखने को मिला। वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को मंजूरी मिलने पर पूर्व सैनिकों ने सरकार की सराहना की है। पूर्व सैनिक समीरन सेन और सोमनाथ राय ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का बहुत बहुत आभार। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 27 बच्चों आर्मी मैंने 27 वर्षों तक भारतीय सेना में पूरे गर्व के साथ सेवा की है। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उत्तरायण की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तरायण की बधाई हमारे जीवन में खुशियों की भरमार हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को भोगी के पर्व की भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि भोगी की शुभकामनाएं, मैं सभी के जीवन में खुशियां और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। वहीं उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह गांधीनगर में पौराणिक कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करेंगे। जोशीमठ की तरह ही कर्णप्रयाग में भी कई मकानों में दरारें देखने को मिल रही हैं। घरों में आई दरारों की वजह से लोग दहशत में हैं। डीडी न्यूज की टीम ने कर्णप्रयाग में स्थिति का जायजा लेने के बाद ग्राउंड जीरो से ही वहां के जिलाधिकारी को वहां के हालात बताए और लोगों की सहायता के लिए तत्काल प्रशासन की टीम वहां बुलवाई। हमारे सहयोगी नीरज सिंह की कर्णप्रयाग से आइए देखते हैं ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर पहले कर्णप्रयाग एक जगह पड़ती है और जिस तरह की दरारें जोशीमठ में आपको देखने को मिल रही हैं, वैसे ही कर्णप्रयाग में भी जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखें, अम्मा जी अकेली रहती हैं आप? अकेले बाबा, मैं अकेली, कोई नहीं है मेरे ना, अकेले रहते बाबा, मैं रात क्या दिन क्या मैं बराबर। ये एक हफ्ते से ये दरारें आई हैं घरों में? जी हाँ, ये ज्यादा आ गई ना, ये पहले कम थे अब ज्यादा आ गई। कोई भी नहीं है इनकी देखभाल करने के लिए और बड़ी मुश्किल हालातों में है और हम कोशिश करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय से बात करने की। हेलो डीएम साहब नमस्कार, मैं नीरज बोल रहा हूँ दूरदर्शन से और इस समय कर्णप्रयाग में हूँ मैं, जहाँ पे ये दरारें आई हैं। अम्मा जी भी यहाँ पर एक रहती हैं, बसंती देवी नाम है, अकेली हैं, घर परिवार में कोई है नहीं, बहुत मुश्किल में। उनके घर की हालात बिल्कुल ऐसी है कि कभी भी टूट सकता है वो घर। हम टीम अभी भेजेंगे और जो भी लोगों के घर ऐसे हैं जहाँ पर दरारें बहुत ज्यादा है तो उनको अभी टेम्परेरी शिफ्ट करने के लिए हम सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये जो एरिया हमारे संज्ञान में है इसको ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक है। तो इसलिए हमने आईआईटी रुड़की को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है कि जल्द से जल्द वो हमें एक प्लान बना के दे सके। तो ये डीएम चमोली थे और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टीम पहुंचेगी, तो हम वेट करेंगे उनकी टीम का। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बहुगुणा नगर के जिनके घरों में दरार आई हैं। ये आपके कौन कौन से इलाके में, घर के किस किस इलाके में दरारें आई हैं? ये पूरा है, अंदर वाला पूरा है, इधर वाले है ना वो पूरा, नीचे जमीन भी, इसका तो खैर जमीन नहीं है ना, लेकिन बैठ तो रही है जमीनें। जिलाधिकारी महोदय को फोन करने के बाद कर्णप्रयाग के तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे हैं। उस दौरान यहाँ पर जो है ये दरारें दिखना शुरू हुआ था और सितंबर में ही हमने इसको सर्वे करके जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा गया था। परसों 11 तारीख को भी यहाँ पर एक जॉइंट सर्वे किया था, उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से घर अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह गए हैं। इसके लिए हमने नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो ये थे कर्णप्रयाग के तहसीलदार जिनको जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ भेजा है और ये अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से जो लोग हैं वो असुरक्षित घरों में रह रहे हैं
और उन लोगों को निकालकर कर्णप्रयाग में ही उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और वहाँ पर कोशिश की जा रही है उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कर्णप्रयाग। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। राजस्थान पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर प्रशासन ने आरोपी भूपेंद्र सारंग के आवास को गिरा दिया है। राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से अशोक गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हत्या के प्रयास के एक मामले में कवारती के सेशन कोर्ट ने मोहम्मद फैजल को 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा ने कहा है कि फैजल को 11 जनवरी से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस महीने की 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। वे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे और जरूरी मार्गदर्शन देंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर छत्तीसगढ़ में छात्रों, अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रायपुर की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त प्रधान पाठिका ममता आहार ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में बच्चों को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देखना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी की जो बातें आती हैं बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें वो बताते जाते हैं। तो ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है या कैसे होगा क्या होगा, उनको चिंता हो जाती है और उसके चक्कर में जो बच्चे जानते हैं वो भी नहीं लिख पाते। तो उनके खुली चर्चा हो जिससे बच्चे अपने मन से उस चीज़ को सहज रूप में लें और अच्छा कार्य कर सकें। अपने जो पढ़ाई है साल भर की उसको अच्छे रूप में वो प्रस्तुत कर पाएँ। तो उसके लिए सहज चर्चा भी ज़रूरी है और ये चर्चा बहुत मायने रखती है। जैसा कि मोदी जी चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो बच्चों के साथ सहज होने के लिए साथ ही साथ अपने कोर्स के लिए उनको कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो अपने मन का भय भी दूर होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चर्चाएं होनी भी बहुत आवश्यक है। बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफल होगी। आज नहीं तो कल होगी, पर सफल जरूर होगी। इसलिए जी भर के मेहनत करें और अपना एक उद्देश्य बना के रखें। उद्देश्य बनाने से ही आपको आगे बढ़ने के लिए राहें मिलती हैं। इसलिए एक उद्देश्य बनाना ज़रूरी है और उस पर आगे बढ़ते चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। पीएम मोदी देश के छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए परीक्षा को लेकर तनाव से बचने और उनकी जिंदगी में सहायक साबित होने वाले टिप्स साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली अदिति सिंह 2020 में आयोजित हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा ले चुकी हैं। अदिति ने बताया कि उस समय पीएम मोदी से बात करने से अदिति को परीक्षा के दौरान सहायता हुई। साथ ही अदिति ने यह भी बताया कि पीएम के सुझाव परीक्षा के अलावा भी बाकी जीवन में उनके लिए मददगार साबित होंगे। आज से 3 साल पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 का पार्ट थी मैं। उसमें हमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात करने का मौका मिला था। मेन जो एम था हमारे प्रोग्राम का वो था कि हमें एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर में कैसे कन्वर्ट होना है। एग्जाम को हमें ऐसे स्ट्रेस लेके नहीं करना है, मुझे एक्साइटेड होकर करना है। मोदी जी ने सबको रेफर करते हुए बोला कि अगर हम सच्ची मन से पढ़ना चाहें, अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हमें कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें पूरी मूवी का हर एक एंड से स्टार्ट से लेके एंड तक पता रहता है। उसी तरीके से हम पढ़ाई पूरे मन से करें, अगर हम ठान लेके नहीं हमें पढ़ना ही है तो हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। मोदी जी ने हमें ये भी बताया कि सिर्फ पढ़ाई जिंदगी में हर चीज़ नहीं होता है, वो हमारे लाइफ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। मोदी जी ने हेल्प किया कि हम एग्ज़ाम वॉरियर से लेके एग्ज़ाम वॉरियर में कैसे कन्वर्ट कर होएं, और यही चीज़ हमारी लाइफ में हमें बियॉन्ड एग्जाम्स तक भी हेल्प करेगी। बढ़ेंगे आगे। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। सेल्फी लेना मना।
भाई घाट के किनारे कहीं। और मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और मकर संक्रांति के पर्व पर देश भर के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। और मकर संक्रांति के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने अरदास की और पवित्र अमृत सरोवर में स्नान किया। और देश भर में पोंगल का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने आवास पर पोंगल का पर्व धूमधाम से मनाया। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार में इंद्रदेव और सूर्य की उपासना की जाती है। सर्दी के मौसम में कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी ताजा बर्फबारी हुई है। शिमला के मंढोल गांव से बर्फबारी की ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान फूमियो किशिदा ने कहा है कि जापान, अमेरिका और यूरोप को मिलकर चीन का सामना करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां मुक्त, खुली और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं इससे पहले फूमियो किशिदा से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान की सुरक्षा का पुरजोर समर्थन किया। राष्ट्रपति ने जापान के रक्षा सुधारों की सराहना की। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मौजूदगी में नासा मुख्यालय में जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने अंतरिक्ष में सहयोग को लेकर भी एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए। नासा की जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा बनाने की योजना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स चोरी समेत कई अपराधों का दोषी पाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर $1.6 मिलियन यानी करीब 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। लगभग 1 महीने तक चली सुनवाई में जूरी ने ट्रंप की कंपनियों को 17 मामलों में दोषी करार दिया। अदालत ने अपनी जजमेंट में बताया कि कंपनी ने कई अधिकारियों को मिले लग्जरी अपार्टमेंट, मर्सिडीज बेंज और क्रिसमस के लिए एक्स्ट्रा कैश का टैक्स चोरी कराने में मदद की। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगातार तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और तूफान के बाद कैलिफोर्निया की नदियां उफान पर हैं। दिसंबर के अंत से लगातार आ रहे तूफान और बाढ़ से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस दौरान कैलिफोर्निया को करीब $34 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इससे पहले कैलिफोर्निया भयानक सूखा भी झेल रहा था, जिससे कुछ इलाकों में अब राहत मिली है, लेकिन अभी भी कैलिफोर्निया के बड़े इलाके सूखे का सामना कर रहे हैं। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जर्मनी में कोयला खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर हिंसक झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली कंपनियों ने कोयला का तेजी से खनन किया है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। वहीं बिजली कंपनियों के अनुसार कोयला खनन का मकसद बिजली के संकट को दूर करना है। खबर खेल जगत से है। हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने पूल डी के अपने पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हरा दिया। भारतीय टीम की तरफ से पहला गोल अमित रोहिदास ने किया, जबकि दूसरा गोल हार्दिक सिंह ने किया। भारतीय टीम अपना अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। FIH हॉकी विश्व कप 2022 में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है।
राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए पहले दिन के आखिरी मुकाबले में भारत ने स्पेन को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-0 से मात दी। ग्रुप डी में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम स्पेन के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रही। पहले क्वार्टर में भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें से भारतीय टीम एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में सफल रही। भारत को पहली सफलता अमित रोहिदास ने 12वें मिनट में दिलाई। अमित ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। भारतीय टीम को दूसरी सफलता दूसरे हाफ में हाथ लगी। टीम इंडिया के हार्दिक सिंह ने 26वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए भारत को 2-0 से आगे कर दिया। हालांकि पूरे मुकाबले के दौरान स्पेन की टीम भारत के खिलाफ गोल करने का प्रयास करते नजर आई, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ ना लगी और मैच गंवा दिया। अब आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम का अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के साथ होगा। गौरतलब है कि इंग्लैंड ने विश्व कप 2023 के अपने पहले मुकाबले में वेल्स के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और हॉकी विश्व कप में कल खेले गए पहले मैच में अर्जेंटीना ने एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ग्रुप ए के इस मैच में अर्जेंटीना के माइको कैसेलो ने मैच का एकमात्र गोल किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत से अर्जेंटीना को 3 अंक मिले। ये तीसरा मौका रहा जब हॉकी विश्व कप में ये दोनों टीम आमने सामने थीं और तीनों ही बार अर्जेंटीना ने ही जीत दर्ज की। और हॉकी विश्व कप में ही कल खेले गए दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। फ्रांस के साथ खेले गए ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मुकाबले में शुरू से ही आक्रामक रही। एक तरफा मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रेग टॉम और हेवार्ड जेरेमी ने 3-3 गोल दागे। और हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड ने जीत के साथ आगाज किया है। कल खेले गए दिन के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में वेल्स के खिलाफ आक्रामक रही। पूरे मुकाबले के दौरान इंग्लैंड ने वेल्स को गोल करने का मौका नहीं दिया। इंग्लैंड की तरफ से एंसेल लियाम ने 2 गोल दागे। केसर के लिए अभी तक कश्मीर की वादियों को ही मुफीद माना जाता था। पूरे देश में केसर की आपूर्ति कश्मीर से ही होती थी, लेकिन अब कश्मीर को भी टक्कर देकर आकांक्षी जिला चतरा बड़े पैमाने पर केसर की खेती में वो नंबर 1 पे आने लगा है। केसर की खेती से यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट चतरा से। झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा में केसर की खेती के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। चतरा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सिमरिया प्रखंड के चलकी और सेरंग दाग गांव में गरीबी का दंश झेल रहे महिलाओं ने केसर की खेती कर गरीबी दूर करने की ठान ली है। यहाँ की दर्जनों महिलाओं ने इस ओर कदम बढ़ाया है। यहाँ की महिलाएं समूह से जुड़ने के बाद 30,000 रुपए का ऋण लेकर केसर की खेती कर रही हैं। इस केसरिया सोने की खेती से यहाँ की महिलाओं को लागत से 25 गुना मुनाफा होने की उम्मीद है। केसर की खेती करना शुरू किए हैं, जीएसपीएल से जुड़े हैं और खेती करके इसे अच्छा बिक्री होना शुरू हो गया है और इसी से कुछ आमदनी करके बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना भी हो रहा है। अच्छा जेएसएलपीएस से जोड़ कर लिए हैं रिंग लेकर और केसर की खेती कर रहे हैं। उसमें भी हमको लाभ हो रहा है और उसमें भी बाल बच्चा के भी पढ़ा रहे हैं और मेरा पति भी बैठ गए हैं। उससे केसर खेती करके हम आजीविका बढ़ा रहे हैं। जेएसएलपीएस यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की पहल के बाद महिलाएं इससे प्रेरित हुईं। यहाँ की महिलाओं ने 1 एकड़ से अधिक जमीन पर केसर की खेती की है। केसर की फसल से खेत की क्यारियां महक रही हैं और अप्रैल तक फसल तैयार होने की संभावना है। बाजार में गुणवत्ता के आधार पर केसर के 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति किलो के भाव हैं।
यहाँ पे सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षण देकर लोगों को नई नई पद्धति एवं किस्म के खेती करने के लिए प्रेरित किए गए हैं। चलकी एक ऐसा गांव है जहाँ पे केसर की खेती बड़े पैमाने पे की जा रही है। ठीक उसी प्रकार सेरनदाग में भी केसर की खेती हो रहा है। लोगों को सखी मंडल को बैंक से लिंकेज करवाकर उन्हें राशि उपलब्ध करवाई गई तथा बेहतर तरीके से खेती हो, लोगों को खेती के माध्यम से उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण किया गया है। इसकी खेती JSLPS संस्था की निगरानी में पूरी तरह से जैविक तरीके से की जा रही है। बहरहाल केसर के लिए अभी तक कश्मीर की वादियों को मुफीद माना जाता था, किंतु आने वाले चंद महीनों में अब चतरा की धरती ही कश्मीर की तरह लाल सोना उगलेगी, जो आकांक्षी जिला बनने से हो रहे बदलाव की एक स्पष्ट झांकी है। चतरा से अशोक तुलसियान के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये है खासी माउंटेन।